लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद वगैरह में खुश आमदीद लें। जब एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर उथल पुथल हो रही है और इमरान खान के साहबजादों ने अमेरिका में रिचर्ड ग्रीनल जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुतमद ख़ास हैं उनके साथ मुलाकात की है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर हालात ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरहदी कशीदगी में इजाफा हो रहा है और इस सरहदी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान और चीन की तरफ से मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करने का ऐलान सामने आया है। और ये ऐलान इस वजह से अहमियत का हामिल है कि एक जानिब पाकिस्तान की सरहद के करीब भारत मुसलसल फ़ौजी मशक़ें किए जा रहा है और अब उसने अपने फ़ौजी मशक़ों की ड्यूरेशन में भी इजाफा कर दिया है और पाकिस्तान और चीन ने भी भारतीय सरहद के करीब एग्रेसिव फ़ौजी मशक़ें करने का ऐलान कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मशक़ें होने जा रही हैं ये फ़िज़ाई मशक़ें होने जा रही हैं। पाकिस्तान और चाइना की फ़िज़ाइया मुश्तरका तौर पर पाकिस्तानी एरिया में भारतीय सरहद के करीब फ़ौजी मशक़ें करने जा रही हैं और इन फ़ौजी मशक़ों में चीन के जो 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें J-35 और J-20 जिनको हाल ही में चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया है, वो भी इन मशकों में शामिल होंगे। और इसके साथ साथ जदीद तरीन रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मुश्तरका मैकेनिज़्म में मज़ीद जिद्दत लाने का और उसमें मसनूई ज़हानत के फैक्टर यानी AI को मज़ीद शामिल करने का जो फैसला है वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि एक जानिब भारत जो है वो पाकिस्तानी सरहद के ऊपर फ़ौजी मशक़ें एग्रेसिव अंदाज में कर रहा है, उसके साथ साथ भारत की तरफ से LOC में मकबूजा कश्मीर में दबाव भी बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ तीसरा फैक्टर पाकिस्तान में सियासी अबतरी की सूरत में भी हमारे सामने आ रहा है। तो इस ट्राइएंगल को समझना मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। इसके ऊपर बात करते हैं और पहले देखते हैं कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान वो पहुंचे हैं अमेरिका और अमेरिका में एक शख्सियत हैं जिनका नाम है महमूद। ये महमूद साहब जो हैं इनका ताल्लुक कादियानी फ़िरके से बताया जाता है और इमरान खान के दोनों साहबजादे इस कादियानी के साथ मिलकर मुलाकात करते हैं रिचर्ड ग्रीनल के साथ और उनकी एक मुश्तरका तस्वीर भी सामने आती है। और रिचर्ड ग्रीनल कासिम और सुलेमान के साथ मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी करते हैं और इस ट्वीट का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इस तस्वीर में, इस ट्वीट में रिचर्ड ग्रीनल वेलकम करते हैं कैलिफोर्निया में कासिम और सुलेमान का, बताते हैं कि जनाब इनके साथ मेरा दिन आज बड़ा अच्छा गुजरा और वो इस बात का भी इजहार करते हैं कि सियासत के अंदर ये जो ऊंच नीच है ये ना सिर्फ चलती रहती है बल्कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन एक जो है वो फिनोमिना है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। और वो इस बात का भी इजहार करते हैं कि बहुत जल्द जो है ना इस हवाले से पेश रफ्त होगी और वो हैशटैग देते हैं फ्री इमरान खान। उसके बाद मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स मंजर आम पर आते हैं और उसके बाद जो हैं इमरान खान के साहबजादे कासिम खान उनकी तरफ से भी एक ट्वीट सामने आता है और वो इस ट्वीट के अंदर इस बात का इजहार करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। वो इस बात का भी इजहार करते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में जो सलूक है वो नारवा है, इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उन पर मुश्किलात हैं, उनके साहबजादों के साथ बातचीत नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ें वो अपनी ट्वीट में करते हैं, जिसके बाद यकीनी तौर पर ज़रा थोड़ा सा सियासी तनाव पैदा हो जाता है। और ये सियासी तनाव इस वजह से और ज़्यादा अहमियत हासिल कर लेता है जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों जगहों पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान सरगर्म हैं। और ये जो दोनों फितने जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है इनकी जो पुष्पनही है वो भारत की तरफ से की जा रही है। और उसके साथ साथ हमारी सरहदी सूरत हाल भी आपके सामने है, जहाँ पर मैंने भी आपसे गुजारिश की कि एक जानिब फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं राजस्थान के एरिया में और वहां पर फ़ज़ाई मशक़ें भारत की तरफ से की जा रही हैं, जबकि हमारे
रहीम यार खान से मुत्तसिल जो बॉर्डर है वहां पर भारत रेगिस्तान के अंदर जो ज़मीनी कॉम्बैट है उसकी तैयारियां कर रहा है और वहां पर भी अग्रेसिव अंदाज में ज़मीनी फ़ौजें हरकत में आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि एक जानिब हमारी सरहदी महाज में तलखी पैदा हो रही है, उसी दौरान हमारे जो सियासी मैदान है उसमें भी तलखियाँ जो है वो बढ़ रही हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट इनके साथ जो तनाव है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अब इस सारे बैकग्राउंड के अंदर ये जो दीगर इक़दामात हैं ये और ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं। अहमियत के हामिल इस वजह से कि ये वही अमेरिका है जिस पर इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में, जब वो उनके दौरे इक़्तिदार की आखिरी रीलें चल रही थी, वहाँ पर उन्होंने साइफ़र के मामले को लेकर हकीकी आज़ादी का नारा बुलंद किया था और हकीकी आज़ादी लेने के लिए उन्होंने अमेरिका से आज़ादी हासिल करने या अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ादी हासिल करके एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट किया और लोगों को अपने साथ जोड़ा और उसी हवाले से उन्होंने अपनी तहरीक के अंदर भी तेज़ी लेके आए। अब वही अमेरिका है, वही इमरान खान है, वही उनके साहबजादे हैं और अमेरिका से इस मर्तबा हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़। और जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि अंदरूनी सियासत के अंदर चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो पीडीएम करे, मौजूदा हुकूमत करे या कोई भी सियासी जमात करे, बैरूनी ताकतों को इन्वॉल्व करना इसको किसी भी तौर पर वेलकम नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैंने भी आपसे गुजारिश की कि इंटरनल पॉलिटिक्स के असरात किसी ना किसी तरीके से क्रॉस बॉर्डर्स और हमारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर भी आते हैं। और जिस तरीके से इस वक्त इंडिया का जो मोमेंटम है या वो जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उजागर कर रहे हैं, ये सारे का सारा सिनेरियो मुझे किसी भी तौर पर इत्मीनान बख्श नज़र नहीं आ रहा। आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि भारत के अंदर ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन शिवा के हवाले से इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ तफसीलात को शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि इस ऑपरेशन शिवा के नाम पर मकबूजा कश्मीर को एक मर्तबा फिर ना सिर्फ जेल बनाया गया है बल्कि मकबूजा कश्मीर की हर गली, हर चौक, हर जो है ना बारौनक एरिया के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाकर वहां पर 24 घंटे की मॉनिटरिंग के अमल का आगाज़ किया गया है। और इसके साथ अब तक यानी 10 मई से लेकर अब तक भारत ने सिर्फ मकबूजा कश्मीर में कम अज़ कम 2500 कश्मीरी नौजवानों को पाबंद सलासिल किया है। उनको घरों से उठाया गया है, उनमें पाकिस्तान के साथ राब्तों के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, उनको मुल्क दुश्मन एजेंट करार दिया गया है और उनको जेलों में सड़ने के लिए डाल दिया गया है। ये वो नंबर है जिसके बारे में ख़ुद मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी पसंद ग्रुप हैं उन्होंने इस नंबर को वेरीफाई किया है। इसके अलावा वो नंबर इससे कहीं ज़्यादा है जिनके बारे में रिपोर्ट नहीं किया गया। ये 2000 लोग वो हैं जिनके बारे में FIRs दर्ज करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जबकि सैकड़ों की तादाद में वो लोग हैं जो जबरी तौर पर गुमशुदा हैं, जिनको भारतीय फ़ौज उठा कर ले गई है और उनका किसी तरह का कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ पर हैं। इसी दौरान भारत की तरफ से नया जो ऑपरेशन विष्णु है वो लॉन्च किया जाता है और इस ऑपरेशन विष्णु के नाम पर मुख्तलिफ और इक़दामात किए जाते हैं, जहां पर मुख्तलिफ मिज़ाइल लॉन्ग रेंज के तजर्बात, शॉर्ट रेंज के तजर्बात, ड्रोन्स के तजर्बात वो किए जाते हैं। और उसके साथ साथ मज़ीद फ़ौज, ऑलरेडी 11 लाख फ़ौज भारत की मकबूजा कश्मीर में तैनात है। इसके साथ मज़ीद फ़ौज को तैनात किया जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दबाव में इजाफा किया जाता है। और भारतीय मीडिया लाइन ऑफ कंट्रोल में इजाफे को दरअंदाजी रोकने का एक और कदम करार देकर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में जहां पर पाकिस्तानी बॉर्डर, चाहे वो वर्किंग बाउंड्री हो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, हर एक जगह पर भारत का मिलिट्री बिल्डअप जो है वो नज़रअंदाज करने के लायक नहीं है। उसका नोटिस लिया जाना ज़रूरी है।
پھر یہ خبر سامنے آتی ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ مشقیں. اچھا، یہ جو پاکستان اور چین کا تعاون ہے اس کو بھی بھارت مختلف انداز میں ایکسپلائٹ کرتا ہے. آپریشن سندور میں شکست کو بھی انفیکٹ پاکستان کی کامیابی کی بجائے چین کی کامیابی قرار دیا گیا، اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ انفیکٹ چائنا نے ریئل وار سچویشن کے اندر اپنا جو ملٹری اکوپمنٹ تھا اس کو ریئل ٹائم وار فریم ورک کے اندر ٹیسٹ کیا، اور اس نے دیکھا کہ اس کے ہتھیار کس طرح کام کرتے ہیں. ہتھیار کس طرح کام کرتے ہیں اس کا ثبوت تو 7 طیارے گرنے کے بعد مل گیا، اور 250 سے زیادہ بھارتی فوجی جو مختلف مقامات پر جن کا خود بھارتی حکومت نے اعتراف کیا ہے وہ مارے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی تعداد بھی ہے جن کے بارے میں بھارتی حکومت نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اول تو ان 250 لوگوں کو بھی جو ہے وہ فوجی اعزازات کے ساتھ یا فوجی پروٹوکول کے ساتھ ان کی آخری رسومات بھی ادا نہیں کی گئیں. اب پاکستان اور چین چونکہ ایک الائیڈ ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جسم دو جسم ایک جان جیسی سچویشن ہے پاکستان اور چائنا کی، اور ان کے ریلیشنز بھی جو ہے وہ بہت زیادہ گہرے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ریلیشن ہوں، اکنامک ریلیشنز ہوں یا ملٹری ریلیشنز ہوں. ملٹری ریلیشنز پاکستان اور پی ایل اے کے درمیان بہت ہی زیادہ طویل اور گہرے تعلقات ہیں پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی جو اس وقت حکمران ہے. اب یہ جو نئے تجربات یا جو نئی فوجی مشقیں ہیں یہ بھی انفیکٹ وار ڈرلز ہیں. ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے یہ جو کیا تھا سرجیکل سٹرائکس بالا کوٹ میں، اور اس میں پاکستان نے وہ ایک طیارہ بھی گرایا تھا، ابھینندن کو بھی پکڑ لیا تھا، اس کے بعد بھی پاکستان کی چائنا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کی گئی تھی. یہ وہی فوجی مشقیں ہیں جن میں پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر، اے آئی بیسڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے ایک نیا ڈیفنس میکنزم کو تیار کیا تھا، جس کو اپلائی کیا گیا بھارتی حدود میں موجود ان کے جنگی طیاروں کو تباہ کرنے کے لیے. اب موجودہ صورتحال میں پاکستان اور چین کی مشترکہ فوجی مشقیں بہت ہی زیادہ سگنیفیکنس رکھتی ہیں، اور خاص طور پر اس مقام پر فوجی مشقیں جہاں پر بھارت فوجی مشقیں کر رہا ہے یہ اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ J-35 یا J-20 یہ جو دونوں طیارے ہیں پاکستان ان طیاروں کو ایکوائر کرنا چاہتا ہے. البتہ J-20 کی ابھی تک جو اس کو پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس نے اپنا اثاثہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. J-20 کو جو چائنیز گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی ابھی کمرشل پروڈکشن شروع نہیں کی. پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ وہ J-35 کے ساتھ مائٹی ڈریگنز J-20 لے، کیونکہ ان کے اندر کچھ ایڈیشنل خوبیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو ان کا تھرسٹ لیول بہت زیادہ ہے، ان کا انجن پاورفل ہے، اور دوسرا یہ ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر پرواز کرتے ہیں، یعنی خلا کے قریب زمین سے تقریباً 50,000 60,000 اوپر جا کے میٹر یہ پرواز کرتے ہیں. اور چونکہ یہ نہایت اونچائی پہ پرواز کرتے ہیں لہٰذا یہ جو ریڈارز ہیں یہ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے، اور ان کو اگر نشانہ بنایا جائے گا تو وہ صرف خلا سے آنے والے ہتھیار ہی ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اور ان کے اندر اس طرح کا ایکوپمنٹ موجود ہے جو خلا سے آنے والے ہتھیاروں کو بھی سینس کر سکتا ہے اور زمین سے آنے والے ہتھیاروں کو بھی سینس کر سکتا ہے. چونکہ یہ نہایت اونچائی پر اڑتے ہیں J-20 لہٰذا ان کی طرف سے جو زمین پر ہتھیار پھینکے جاتے ہیں، جو راکٹس یا میزائلز فائر کیے جاتے ہیں، اونچائی سے زمین پر یہ ارتھ گریوٹی سے کھینچے جاتے ہیں، لہٰذا ان کی طاقت اور شدت دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا J-20 کی پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ وہ J-20 طیارے جو مائٹی ڈریگنز کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ وہ ایکوائر کرے. لیکن ممکنہ طور پر شاید ابھی چونکہ اس کی کمرشل پروڈکشن شروع نہیں کی چائنا نے، اس وجہ سے یہ J-20 پاکستان کو نہیں ملے. البتہ J-35 کے حوالے سے پاکستان کی ڈیل چائنا کے ساتھ ہو چکی ہے، اور 40 J-35 5th جنریشن طیارے with PL-17 اور PL-21 میزائلز یہ پاکستان کو ملیں گے ان طیاروں کے ساتھ. اور ان کی
वॉर ड्रिल्स के अंदर शमूलियत इनफैक्ट पाकिस्तान को J-35 और J-20 दोनों की तरबियत देना है, और ये इस बात का इशारा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को J-20 माइटी ड्रैगन्स भी चाइना की तरफ से मिलेंगे। और उसके साथ मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान और चाइना की जदीद तरीन रडार सिस्टम के साथ सैटेलाइट मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटेड और मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल बेस्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पावर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो एक कॉम्बो है ये बहुत ही ज़्यादा मुस्तकबिल के किसी भी लड़ाई के लिए लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मैं कई मरतबा इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने ये नुक्ता रख चुका हूं। पाकिस्तान और भारत के जो बॉर्डर हैं ये साझे हैं, इंटरलिंक्ड हैं, लिहाजा अगर किसी भी तरफ से कोई भी मिसाइल आए, चाहे वो भारत की तरफ से आए या पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लिए खास तौर पर भारत से आने वाले मिसाइल्स को चेक करना और इस बात का जायजा लेना कि ये जो मिसाइल आ रहा है ये रवायती वॉरहेड के साथ है या न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ है, इसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम है और इसमें ह्यूमन एरर की गुंजाइश मौजूद होती है। और चूंकि पाकिस्तान का जो डिफेंस डेटरेंस है वो फर्स्ट अटैक पर नहीं है बल्कि सेकंड अटैक पर बेस करता है। पाकिस्तान ये देखेगा कि क्या है, उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त इस बात का अंदाज़ा लगा लेगा कि एटमी हथियार आ रहे हैं तो पाकिस्तान उस एटमी हथियार के फटने का इंतज़ार नहीं करेगा। लिहाजा ये जो AI पावर्ड सिस्टम नया तश्कील पा रहा है, इसके अंदर AI के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो मिसाइल फायर हुआ, क्योंकि इसकी रेंज में शायद अब कुछ इजाफा किया जा रहा है, जो सैटेलाइट मॉनिटरिंग है कि जैसे ही मिसाइल फायर होगा वो फौरी तौर पर लोकेट भी हो जाएगा और उसकी रीडिंग्स भी ली जाएंगी कि किस कदर सिमत में आ रहा है, किस सिमत में आ रहा है, एयर प्रेशर कितना है, इसका लोड कितना है, वो तमाम चीज़ों को असेस किया जाएगा AI पावर्ड इक्विपमेंट के जरिए। लिहाजा ये वाला जो एक नया मैकेनिज्म है, मुझे ऐसे लगता है कि ये गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने डिफेंस मैकेनिज्म को ताकतवर है। उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर माशी और सियासी इस्तेहकाम होना ज़रूरी है। अब माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि एक ग्रैंड डायलॉग किया जाए। उस ग्रैंड डायलॉग के अंदर तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए और तमाम इश्यूज़ चाहे वो पॉलिटिकल लेवल के हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से रिलेट करते हैं, पीपल्स पार्टी से, JUI से, PMLN से, हर एक तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए वे फॉरवर्ड तलाश किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जिस हद तक मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ रहा है, उसके लिए अंदरूनी महाज का खोलना इस वक्त कतई तौर पर घाटे का सौदा है। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये हाई टाइम है अपने डिफेंस को मजबूत बनाने के साथ साथ अपने इंटरनल सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कतई नज़र इसके कि माजी में क्या हुआ, एक ग्रैंड डायलॉग का इनिशिएट होना इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की इस ज़रूरत पर लब्बे कहना तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ़र्ज़ अवलीन होना चाहिए। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।